किसान आंदोलन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों के किसान आंदोलनरत हैं। यद्यपि बाकी सारे देश के अंदर इसका बहुत मामूली सा प्रभाव है। बीते लगभग 19 दिनों से किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं। सरकार के साथ 6 दौर की वार्ता हो जाने के बाद अभी कुछ दिनों से वार्ता भी नहीं हो पा रही। सरकार ने लास्ट में आखिर में जो भी कुछ कर सकते थे वो उनको लिख के देने के बाद कि आप लोग इस पर विचार करिए, हम क्लॉज वाइज सेक्शन वाइज एक एक बात पर विचार करेंगे, फिर से करेंगे, लेकिन यस और नो किसानों की ओर से स्टैंड ये तो भाई कहीं नहीं होता। आखिर बातचीत के द्वारा ही लोकतंत्र में बातचीत रखने का, आंदोलन करने का जहां अधिकार है, वहां पर बातचीत के द्वारा ही किसी न किसी समाधान तक पहुंचना ये भी उसी का हिस्सा है भाई। यस और नो तो ब्लैकमेलिंग है, यस और नो तो थ्रेट है, इससे कम कुछ नहीं। पार्लियामेंट में पास हुए 3 बिल कृषि संबंधी, इनको कैंसल करो, इससे कम कुछ नहीं। भाई कोई प्रॉब्लम है, संशोधन के लिए तैयार हो गए, एक एक बात के ऊपर तैयार हो गए, और आप किसी न किसी समाधान पर पहुंचना ही नहीं चाहते। तो ये मैसेज जा रहा है लोगों तक कि किन लोगों के हाथ में वो आंदोलन आ चुका है, आंदोलन किन लोगों के हाथ गिरफ्त में जा चुका है, पकड़ में जा चुका है। भोला भाला किसान तो अपनी बात रखता है और उसके साथ बात हो रही है, बात किसी ने करना मना नहीं किया है, लेकिन आज जो स्थिति बन रही है इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से कोशिश करेंगे जानने की। किसान कह रहे हैं तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर वो अड़े हैं। केंद्र सरकार संशोधन की बात कह रही है। सरकार का दावा है कि कानून किसानों के लाभ के लिए है, फिर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों के कंधों पर बंदूक जो चलाने का काम कर रहे हैं, उससे तो बात नहीं बनेगी। किसान अपने मूल मुद्दे से भी भटक रहे हैं, और फिर अभी तक 1% किसान भी इस मूवमेंट के साथ जुड़ा नहीं। 1% को भी सेटिस्फाई करना सरकार का दायित्व हो सकता है, परंतु 98-99% किसान देश का बिल्कुल नहीं जुड़ा, और 90% इसका लाभ छोटे किसान को मिलने वाला है। थोड़ा सा इसका प्रभाव बड़े किसान को और आड़तियों को, कमीशन एजेंट्स को हुआ है, लेकिन समझना पड़ेगा, इसके और पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाना पड़ेगा। उसी से पता चलेगा कि राजनीतिक दल किस प्रकार से वर्गलाकर, इंस्टिगेट करके, किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करके अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेक रहे हैं। हाँ, ये कितना सच है कि केंद्र सरकार ने कानून बनाने से पहले इस पर कोई चर्चा नहीं की, किसी से विचार नहीं किया, ये सत्य नहीं है। एपीएमसी बिल पर अटल जी के समय और 2007 में यूपीए सरकार ने भी, जब शरद पवार इसके कृषि मंत्री थे, उन्होंने इस बारे में तमाम राज्यों को लिखा था, और 10 राज्यों में तो
ये मंडी व्यवस्था खत्म करके मार्केट ओपन करने का काम तो शरद पवार ने कर भी दिया था। आज जो शरद पवार दिल्ली में आके दो वामपंथियों के साथ और एक पप्पू के साथ वो राष्ट्रपति को मिल रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। केवल मोदी विरोध, कोई मॉरल नहीं, कोई एथिक्स नहीं, कोई स्टैंड नहीं। हम सत्ता में है तो कुछ बोलेंगे, विपक्ष में है तो कुछ बोलेंगे। नहीं चलेगा भाई, ये ऐसा कैसे चलेगा। किसान खुद मांग करते रहे हैं कि एपीएमसी से हमें मुक्त किया जाए, हमें मुक्त व्यापार का हमें लाभ मिले, अवसर मिले। चूंकि इसमें आढ़तियों का एकाधिकार है, उससे हमें बचाया जाए। चूंकि वो किसानों का शोषण करते हैं। अपने उत्पाद बाहर भी बेचने का अधिकार हो, ये समय समय पर मांग होती रही। ये राकेश टिकैत, जिसके फादर महेंद्र सिंह टिकैत सारी उम्र ये बोलते बोलते वो चले गए कि किसान को मंडियों से मुक्त करो और मिनिमम जो प्राइस है उसके अंदर खरीद हो। ये सारा जब कानूनी रूप से करने का समय आ गया और जब मोदी इतने सालों से किसानों के हित में सारा कुछ करते हुए ये साहसिक कदम उठा लिया, अब चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा रहा ही नहीं, बचा ही कोई नहीं, तो आप सीए के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी ये कृषि कानूनों के नाम पर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे। जनता ना पहले साथ थी, पहले भी वो सब लोग एक्सपोज हुए हैं, उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले हम अपने कृषि बिलों को समझने का प्रयास करें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहां तक संबंध है, पंजाब में तो 1980 से चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, तमिलनाडु में चल रही है, बहुत सारे प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। किसान का कहीं उसमें शोषण नहीं हुआ। बहुत सारी बातों से किसान मुक्त हो गया, चिंता से मुक्त हो गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं भी जमीन के कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, जमीन के लिखत पढ़त की बात नहीं है, कहीं भी जमीन को गिरवी रखने की बात नहीं है। किसानों के हितों को सुरक्षा देने का काम इन 3 कृषि बिलों के द्वारा करने की कोशिश की गई। अब हम समझते हैं कि सीधे किसानों के खाते में पैसा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं भी किसान का कुछ भी दांव पर नहीं लगा हुआ। नुकसान व्यापारी का, उस कॉन्ट्रैक्टर का तो हो सकता है कभी कभी, लेकिन किसान तो हर प्रकार की टेंशन से फ्री हो गया। ये सारे लाभ देने के बाद भी, और पिछले साल हम देखें, पिछले साल से इस साल जिस एमएसपी का ये विरोध कर रहे हैं, पिछले साल से जबकि कानून पास हो चुका है, कानून भी लागू है, और एमएसपी के द्वारा जो रिपोर्ट आ रही है सामने कि मैक्सिमम धान जो है वो खरीदा गया है, मैक्सिमम गंदम खरीदी गई है, पहले से 18% ज्यादा खरीदी गई है। इसी पंजाब में खरीदी गई है, जिस पंजाब का किसान आज दिल्ली को घेरे बैठा है। उस अमरिंदर सिंह को शर्म नहीं आई जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था 1980 में, तब इसी की सरकार थी। अब हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये तीनों बिल क्या हैं, और हम ये देखें
कि अगर ये कानून किसान के फायदे का है तो अब सहमति क्यों नहीं है, इस पर थोड़ा सा विचार करें। इसका पंजाब की राजनीति एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अकालियों का अलग होना, आम आदमी पार्टी का अपने स्टेट के अंदर वो लागू कर चुके हैं, बाकायदा उसको लागू किया जा चुका है, कानून बन चुका है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकनी है। पंजाब की अगली राजनीति में फिर से एक बार वो सरकार बनाने के स्वप्न लिए बैठे हैं। केजरीवाल जैसा बेशर्म, ढीठ और बदमाश चालाक आदमी, बेशर्म और ढीठ आदमी इस देश की राजनीति में शायद ही कोई पैदा हुआ हो। इतना बेशर्म, जिसको कुछ भी बोलता है, कुछ भी कस्में खाता है, आज कुछ बोल लेगा, कल कुछ बोल लेगा, सुबह कुछ बोल लेगा, दोपहर को कुछ बोल लेगा, शाम को कुछ बोल लेगा। अब इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये कानून जो है किसानों की मांग पर लाया गया है। किसान खुद मांग करते रहे हैं कि एपीएमसी से मुक्त किया जाए, और आढ़तियों का एकाधिकार है, किसानों का शोषण करते हैं, उन्हें अपने उत्पाद बाहर भी बेचने का अधिकार चाहिए। तो सरकार ने जब उनकी मांग को पूरा करने का काम किया तो उसके बाद तो सब तरफ खुशी की लहर जानी चाहिए थी। परंतु 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 सीए के नाम पर जो कुछ हुआ आपको पता है, कुछ भी उसमें गलत नहीं था, कुछ भी गलत हो नहीं सकता था, लेकिन उसकी परिणति दिल्ली के दंगों के रूप में कैसे आई। कितने कितने एलिमेंट्स किसी भी एक मुद्दे को बना करके जो अपने वजूद को ढूंढ रहे हैं, जो अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो करके वो दृश्य यहां भी बनता जा रहा है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन किसानों के साथ जब बातचीत शुरू हुई थी तो सरकार की तरफ से कोई पेशकश नहीं थी, लेकिन अब जबकि 6 दौर की बातचीत किसानों के साथ सरकार की टेबल पर हो चुकी है और बातचीत अभी भी चल रही है, परंतु किसानों की ओर से ही बातचीत का सिलसिला तोड़ा गया। नहीं, हमें 3 कानूनों को रद्द करने से कम कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कैसे होगा भाई? बातचीत चल रही है, एक एक क्लॉज के ऊपर, सेक्शन के ऊपर, उपबंध के ऊपर चर्चा हो रही है, बात हो रही है, बहुत सारे संशोधन करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। क्योंकि कोई भी सरकार देश के किसान को नाराज करके या कोई गलत करके या उनके साथ ज्यादती करके नहीं चल सकती, चलना भी नहीं चाहेगी, चलनी भी नहीं चाहिए। किसान का हर देश में बहुत बड़ा योगदान होता है और ये तो कृषि प्रधान देश है। लेकिन किसान जब गलत हाथों में खेलना शुरू हो जाएंगे, केवल यस और नो की भाषा से किसी सरकार से बात करेंगे, तो मामले को तो बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है ना। समस्या का समाधान का तो डायलॉग ही है ना। अगर वो नहीं रहेगा तो कैसे बात बनेगी? अब हम थोड़ा सा विचार करें, किसानों के लिए मोदी सरकार ने जो बड़े कदम उठाए हैं उस पर थोड़ा सा नजर डालिए जरा। आज देश का कृषि बजट 1,34,400 करोड़ रुपए है। ये कांग्रेस की सरकार के मुकाबले में 6 गुना अधिक है। किसानों को 87,000 करोड़ रुपए की फसल के बीमा के पैसे दिए गए हैं, वो भी किसान के खाते में गए हैं। 87,000 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर क्रेडिट का लक्ष्य है।
15 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर क्रेडिट 2014 से 19 में मोदी सरकार ने धान और गेहूं की खरीद पर 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इससे पहले 2009-14 तक खरीद की यह रकम 3.74 लाख करोड़ रुपए थी। मोर देन डबल। 2014-19 में केंद्र सरकार ने धान और गेहूं की खरीद पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 112.28 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद की। और इससे पहले 2009-14 में यह मात्र 1.52 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद हुई थी। कितने गुना अधिक। नए कानूनों से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी और आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, सशक्त होगा। ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरेगा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इससे गांवों का विकास हो सकेगा। अब हम थोड़ा सा विचार करें कि मोटे रूप में अगर हम ये देखें, 4 पॉइंट्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि कानून को लेकर क्या भ्रम फैलाए गए और सच्चाई क्या है। नंबर 1, कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि इनके लागू होने से एमएसपी खत्म हो जाएगी, जबकि असलियत यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद जारी है, अभी भी हो रही है, चल रही है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को भी किसी प्रमाण की आवश्यकता है। यह घोषणा नहीं है, एमएसपी पर खरीदारी हो रही है। नंबर 2, कृषि कानूनों के लागू होने पर एपीएमसी एक्ट मंडी का, उसके तहत ये जो जारी मौजूदा वर्तमान में जो मंडी व्यवस्था है वो समाप्त होने की बात की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होने जा रहा। मंडी व्यवस्था जारी है, जारी रहेगी। और किसी भी एक्ट में, तीनों कानूनों में मंडी व्यवस्था को और एमएसपी को टच तक नहीं किया, एज इट इज गोइंग ऑन। नंबर 3, भ्रम क्या फैलाया जा रहा है? किसानों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि उनकी जमीन उनसे छीन ली जाएगी, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किसानों की जमीन पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है भाई, जमीन के साथ नहीं है। और उसमें भी बहुत सारे जो उपबंध हैं उसमें दिए गए, वो सारे के सारे उन व्यापारियों के पक्ष के नहीं है, हक के नहीं है, सारे के सारे किसान के हक के हैं। किसानों को तो खुश होना चाहिए था कि हम हर तरह से सुरक्षित हो गए। और नंबर 4, नए कानूनों के मुताबिक, उनके अनुसार खरीदार किसान को किसी भी हालत में धोखा नहीं दे सकता और किसानों के साथ करार होने की स्थिति में पूरी अदायगी किए बिना करार को समाप्त भी नहीं कर सकता। सब कुछ सरकार के पक्ष में, सब कुछ सरकार के पक्ष में, किसान के पक्ष में। कोई भी सरकार भाई वो व्यापारी का हित ही क्यों देखेगी? वो इस देश के अंदर 14 करोड़ किसान हैं, उनका हित देखेगी। किसानों की समृद्धि मतलब देश की समृद्धि।
इस प्रकार की कुछ बातें इसके अंदर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा 2-4 लाइनों के अंदर नए कृषि कानूनों को से किसान को क्या फायदा होगा। किसान फसल की बुआई से पहले ही अपनी फसल की कीमत निर्धारित कर सकेगा। खरीदार को फसल की पूरी अदायगी समय पर करनी पड़ेगी। ऐसा ना करने पर खरीदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उसमें भी संशोधन हो गया कि पहले एसडीएम के पास जाने की बात थी, इन्होंने कहा कि नहीं कोर्ट में जाए, जबकि वो किसान के हित के लिए रखी गई थी। कोर्ट में केस जाएगा तो फिर 6 साल 10 साल, और एसडीएम तो विद इन मंथ उसको कहा गया कि भाई ही इज सपोज्ड टू, वो सारे का सारा उसी समय उसको निपटाए और 1 महीने के अंदर किसान को उसका हक दिलाए। और किसान खरीदार के साथ किसी भी वक्त अपने करार को रद्द कर सकता है। अब ये सारी बातें जो है, इतना सारा कुछ किसानों के पक्ष में होने के बाद भी, ये कानून हर तरह से किसानों की वृद्धि समृद्धि के लिए होने के बाद भी, किसानों के बहुत सारी उलझनों से बंदिशों से मुक्त करने के बाद भी, उनकी इनकम बढ़े इस प्रयास को सामने रखते हुए, ये सारे एफर्ट्स करने के बाद भी किसान भ्रमित होकर फिर भी वो बातचीत के लिए तैयार हैं। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन यस और नो, या कानून रद्द करो, नहीं तो नहीं, हम तो यहां बैठेंगे। दिल्ली को घेरोगे। और वो शर्जिल इमाम सीए के टाइम क्या बोलता था, हम असम को काटेंगे, 5 लाख मुसलमानों को वहां ले जाकर के नॉर्थ ईस्ट को पूरा काट देंगे। वो सारे के सारे तत्व आज यहां इस आंदोलन में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड के खालिस्तानी क्या कर रहे हैं, उनका इन किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उनका इन किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उनका वहां नारे वही लग रहे हैं, खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। लेकिन चूंकि उनको किसानों का ये मंच है, कोई इनसे लेना देना नहीं है उनको कुछ भी। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि खालिस्तानी से लेकर शर्जिल इमाम, उमर खालिद, शैला राशिद, नक्सल्स, अर्बन नक्सल्स, सेपरेटिस्ट, जिहादी, खालिस्तानी, और कश्मीर के भी वो जो लोग सांस मांग रहे हैं कि मिल जाए किसी तरीके से, इन सब लोगों का विरोध किससे है, मोदी से। चूंकि मोदी ने बहुत सारे एनजीओ चलाने वाले फ्रॉड लोगों को, विदेशी पैसे की फंडिंग को रोका है। मोदी के आने के बाद उग्रवाद, आतंकवाद, करप्शन, हर तरह का भ्रष्टाचार सब खत्म होने की नौबत पर आ गया है। यद्यपि पूरी तरह से खत्म करने में भी समय लगेगा अभी, लेकिन बहुत बड़े बड़े घोटाले, तो क्या एक छोटा घोटाला भी जब इन 6 सालों के अंदर किसी को नजर नहीं आया, और हर चीज हर फील्ड में दुनिया के नक्शे में भी भारत को बहुत ऊंचा ले जाने का काम जिस मोदी के द्वारा हो रहा है, उस मोदी का विरोध करते करते ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दिल्ली दंगे सीए के बाद जो हुए, और ये सारा दिल्ली को घेर कर, और वो सारे तत्व पीएफआई, आईएसआई, वो सारे के सारे तत्व इकट्ठे होकर कोशिश करते हैं कि देश को डिस्टर्ब किया जाए। विदेशों में बैठे हुए खालिस्तानी और वो सारे तत्व, लेकिन कुछ देशों का भी शायद ये एजेंडा रहता है
कि भारत डिस्टर्ब रहे, क्योंकि भारत दुनिया की उभरती इकोनॉमी, उभरता देश, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर, सारी दुनिया के अंदर सर उठा करके स्वाभिमान के साथ विश्व गुरु बनाने का प्रयास करते हुए मोदी जिस दिशा में, जिस गति से आगे बढ़ रहा है, परेशानी तो इस बात की है कि उनकी राजनीति लगता है कि खत्म हो गई हमारी राजनीति, हम क्या करें, क्या बोलें। पर क्या ऐसा देशद्रोही बातें करके, देशद्रोहियों के साथ खड़े होकर के, अवसरवादी बन करके, ऐसे ऐसे मौकों के ऊपर आप जब सामने आएंगे तो आप और ज्यादा एक्सपोज होंगे। इससे वोट नहीं मिलने वाले भाई, इससे वोट नहीं मिलेंगे। देश की आर्मी पर प्रश्न करने वाले, आर्मी चीफ को गली का गुंडा कहने वाले, और जामिया मिलिया और जेएनयू के अंदर हल्ला बोल जैसा तमाशा करने वाले, जैसे वो लोग, अभी कुछ लोग बंद हैं, उन लोगों को छुड़ाने वाले भी, कोरेगांव के भी अपराधी जो जेलों में बंद हैं, किसानों का उनके साथ क्या संबंध हो सकता है भी उनको रिहा किया जाए? भले ही वो बैठे हुए किसान उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, वो राजनीतिक दलों के और किसान यूनियंस के कुछ मोहरे हैं, और कुछ मासूम हैं, और कुछ आ रहा है 350 रुपया दे करके, बंदों को ला करके। और ये हरियाणा से जो दिल्ली गए हैं 2 बसेस के अंदर 135, एक में 58 थे एक बस में, और एक में 77 थे। ये सारा तमाशा इस तरह से देश को डिस्टर्ब करने का, डिरेल करने का, दिल्ली को घेरने का, और आतंक खड़ा करने का, और आतंकवादियों को मौका देने का, अवसर देने का, किसी तरीके से ये देश डिस्टर्ब हो। जब देश की सीमाओं के अंदर भी ये देश पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, और पड़ोसी देशों को, जिन्होंने इस देश को समय समय पर हड़पने की कोशिश की, बहुत सारा इलाका चाइना ने बहुत पहले 1962 में ले भी लिया, आज वो ये हिम्मत नहीं कर सकता कि इस देश के ऊपर आंख उठा के देख सके। की थी कोशिश पिछले दिनों गलवान घाटी में, उसको महंगा पड़ा। पाकिस्तान को भी पता है कि भारत से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उन देशों के साथ तो ये देश मुकाबला कर लेगा, पर देश के अंदर के गद्दारों से देश के नागरिकों को अलर्ट रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। और सरकार अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा रही तो सरकार को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि देशद्रोहियों को, ऐसे गद्दारों को, देश की प्रॉपर्टी जलाने वालों को, भ्रम फैलाने वालों को, र्यूमर्स उड़ाने वालों को, अफवाहें चलाने वालों को, और जातिवाद, संप्रदायवाद के नारों के अंदर उलझाने वाले लोगों को, वामपंथी एक्सपोज हो चुके हैं, कांग्रेसी एक्सपोज हो चुके हैं, अखिलेश, माया, ममता एक्सपोज हो चुके हैं, आगे और होने जा रहे हैं कुछ लोग। लेकिन इस देश को समझना पड़ेगा, किसान इस देश का अन्नदाता है, बड़ा वो रिस्पेक्टेड है, और किसान उग्रवादी हो गए हैं ऐसा कहना गलत होगा। अगर कोई ऐसा मानता है तो ये गलत है, लेकिन वो मंच मिल रहा है उन लोगों को, और वो लोग इस मंच का उपयोग कर रहे हैं। इससे बचना होगा। मुझे लगता है कि देश के गद्दारों को अभी सफलता पूरी तरह से नहीं मिल रही, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मोदी के राज में, अमित शाह और योगी के राज में, देश के अंदर ऐसे राष्ट्रवादी सशक्त नेतृत्व के राज में, ये लोग जो पहले सरकारों को ब्लैकमेल करते थे अब ये ब्लैकमेल कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता।
परंतु इनके लिए सशक्त कानून बनाना मैं हर बार प्रार्थना करता हूं केंद्र सरकार से। ऐसे लोगों को केवल एक्सपोज करने से बात नहीं बनेगी, इनको दंडित करना भी इस देश के कानून की मर्यादा के अनुसार। लेकिन कानून नहीं है तो कानून बनाओ, अगर कानून है तो उनको सख्ती से तेजी से लागू करो, ताकि देश के अंदर गद्दारों की श्रृंखला, लंबी पंक्ति जो अभी भी बनी हुई है, पहले भी इन्हीं गद्दारों के कारण देश गुलाम हुआ है, आज भी इन्हीं गद्दारों से देश को खतरा है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत।